तो आज हम पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स का गवर्नमेंट बजट चैप्टर। और ये 6 नंबर का वेटेज लगता है, 6 मार्क्स का एग्जामिनेशन के अंदर। तो हमें पढ़ना है गवर्नमेंट बजट। तो गवर्नमेंट बजट एक्चुअल में होता क्या है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक्चुअल में इंट्रोडक्शन ऑफ गवर्नमेंट बजट की। एक गवर्नमेंट बजट जो गवर्नमेंट बनाती है वो क्यों बनाती है। मेरा जो गवर्नमेंट बजट होता है ना हमारा, ये हमारी प्रिपेयर किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। अब गवर्नमेंट क्या है, जिस तरीके से हम अपना घर चलाने के लिए या हम एक क्लास को चलाने के लिए या हम किसी पर्टिकुलर शॉप को चलाने के लिए एक महीने के लिए एक्सपेंसेस के लिए एक्सपेंस करने के लिए कहाँ कहाँ हमें पैसा खर्च करना है, कहाँ से हमें अर्निंग आएगी, मतलब अर्निंग कहाँ से होगी और उसको हम एक्सपेंड कहाँ करेंगे, उसके बारे में क्या करते हैं, पहले ही एक स्टेटमेंट बनाते हैं बिजनेस स्टार्ट करने से पहले। ठीक है, एक काम को करने से पहले। सेम इसी तरीके से हमारी जो गवर्नमेंट होती है एक देश को चलाने के लिए हर साल क्या करती है, बजट बनाती है। और उस बजट में वो डिसाइड करती है कि हमारा जो रेवेन्यू है कहाँ कहाँ से जनरेट होगा और हमारे एक्सपेंसेस कहाँ कहाँ पे कितना एक्सपेंडिचर करना है। तो ये हर साल क्या करती है गवर्नमेंट, नया ईयर स्टार्ट होने से पहले जो फाइनेंशियल ईयर होता है हमारा 31 मार्च, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, उसको चलाने के लिए क्या करती है, हर साल बजट बनाती है। तो गवर्नमेंट क्या करती है ना, हमेशा जो बजट बनाती है वो बजट बनाती है क्या, हमेशा फरवरी में। फैब में क्या करती है, बजट बनाती है और उसको क्या करती है 1 अप्रैल से अप्लाई करती है। ठीक है ना, पहले मतलब पहले बनाया जाता है, मार्च से पहले हमेशा बनाया जाता है। तो ये कह रहा है कि जो हमारा गवर्नमेंट बजट है वो एक्चुअल में बनाता कौन है। तो कह रहा है जो गवर्नमेंट बजट है वो प्रिपेयर कौन करती है, गवर्नमेंट करती है। किसके लिए, अपनी सारी की सारी लेवल्स के लिए। ठीक है, अब हमारे पास गवर्नमेंट भी है ना, अदर टाइप अलग प्रकार। ठीक है ना, तो टाइप ऑफ गवर्नमेंट तो कह रहा है हमारे पास क्या होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। ठीक है, इसी तरीके से हमारी स्टेट गवर्नमेंट होती है। साथ में हमारे पास क्या होती है, लोकल गवर्नमेंट्स, मतलब ये छोटी मोटी जो अथॉरिटीज़ होती है हमारी, एमसीडी हो गया, ये सारी अथॉरिटीज़ होती है। तो वो क्या करती है, अपने अपने लिए चलाने के लिए बजट बनाती है। अब कह रहा है कि जो बजट है हम क्या करते हैं, बनाने के बाद इसको क्या करते हैं, स्टडी ओनली अबाउट द बजट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो हम किसके बजट के बारे में जो हम बात करेंगे चैप्टर के अंदर, सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट के बारे में स्टडी करेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट बजट बनाती है वो बजट पे हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है ना, उसी को हमें अंडरस्टैंड करना है, जिसको हम क्या मानते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, यूनियन बजट के नाम से जानते हैं। और वो क्या होता है, एनुअल एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। हमारा एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जिसको हम क्या करेंगे, स्टडी करने वाले हैं। अब देखो कह रहा है कि जो बजट होता है हमारा, ये क्या हम करते हैं, इस बजट को हम प्रेजेंट करेंगे कहाँ, पार्लियामेंट के अंदर। और पार्लियामेंट के अंदर क्या होती है हमारे पास, एक होती है राज्यसभा। ठीक है ना, हमारे पास क्या होती है, लोकसभा होती है और दूसरी राज्यसभा। तो इन दोनों के सामने क्या बजट को हम पेश करते हैं, रखते हैं। और उसके बाद क्या है, वो पास किया जाता है कि हमारे लिए अपकमिंग ईयर के लिए वो बजट हमारा ठीक है या हमारे लिए अप्रोप्रिएट है या नहीं है, उसको हम क्या अप्रोक्सीमेशन लेके उसको यूज करते हैं आगे। तो ये कह रहा है कि हमारे पास जो फाइनेंशियल मिनिस्टर है हमारी, वो प्रेजेंट करती है कहाँ पर, पार्लियामेंट के अंदर, एनुअल बजट ऑफ द गवर्नमेंट। अब कह रहा है कि इन मंथ ऑफ फेब्रुवरी, कह रहा है हर साल हर बार हर महीने हर साल फरवरी के महीने में क्या करेगी गवर्नमेंट। और हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो निर्मला सीतारमण है। ठीक है ना, दिल्ली की, मतलब इंडिया की। ठीक है, अब देखो कह रहा है कि जो हमारा फाइनेंस मिनिस्टर है वो क्या करेगा, रीड आउट द बजट स्पीच। तो एक स्पीच देती है, उसके अंदर कहाँ, एक लोकसभा के अंदर, एंड अ कॉपी ऑफ यूनियन बजट इज लीड टू इन राज्यसभा। तो एक कॉपी कहाँ दी जाती है, राज्यसभा में। कह रहा है कि ये प्रेजेंट करने के बाद हमारी जो लोकसभा होती है वो डिसाइड करती है कि वो आगे पास किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो आगे पास होने के बाद हम क्या करते हैं, बजट रिवील्स होता है और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट एंड लास्ट ईयर वो देखकर कह रहा है कि एंड फाइनेंशियल पोजीशन पॉलिसीज फॉर द अपकमिंग ईयर। तो कह रहा है कि पिछले साल का परफॉर्मेंस, मतलब कि लास्ट ईयर का परफॉर्मेंस देखकर हम क्या करते हैं, अपकमिंग आने वाले साल के लिए पॉलिसीज को फ्रेम करते हैं। और फ्रेम करी हुई पॉलिसीज को हम क्या करते हैं, बजट के अंदर शो करते हैं, प्रेजेंटेशन करते हैं। तो ये क्या है हमारे पास, ये तो कॉमन अंडरस्टैंडिंग है कि बजट बनाता कौन है, कौन हमारी स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। और हमें जो स्टडी करनी है वो सिर्फ क्या करनी है, हमें वही स्टडी करनी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट बजट बनाती है, कौन बनाता है, कहाँ राज्यसभा लोकसभा में पास आउट किया जाता है। अब जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट स्टार्ट है चैप्टर का वो यहाँ से है कि कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बजट एंड इट्स टाइप। तो गवर्नमेंट बजट के टाइप कितने होते हैं और हमारे पास क्या है, बजट है क्या एक्चुअल में। तो जो एक्चुअल में बजट होता है ना, एक हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, क्या कर रहा है, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है गवर्नमेंट का, जो शो करता है एस्टिमेटेड रिसीव और एस्टिमेटेड पेमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। इसका मतलब सीधा सा कह रहा है कि हमारे पास जो 1 अप्रैल से हमारा ईयर स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से लेकर
31 मार्च। तो उस पूरे अकाउंटिंग ईयर के अंदर 12 मंथ के अंदर हमारे पास रिसीप्ट कितनी होगी और हमारे पास एक्सपेंसेस कितने होंगे। तो डिसाइड करता है कि हम एस्टिमेशन लगाते हैं कि सपोज करो हमने एस्टिमेशन लगाया हमारे पास 200 करोड़ रुपए रिसीव होगा और हमारा 150 करोड़ रुपए का क्या होगा, एक्सपेंस होगा। तो हमारा क्या, एक तरीके से हमने एस्टिमेशन लगाया है कि हमारे पास 200 रुपए आएंगे और 150 रुपए हमारा क्या होगा, खर्चा। इसी तरीके से हम कहाँ गए हैं, डेट पर। ठीक है, हम डेट पे गए, हमने मान के चला है कि हमारे पास जो जेब में इनकम है वो हमारे पास कितनी है, मान लो हमारे पास 20,000 रुपए है। ठीक है ना, और हमारा एक्सपेंडिचर कितना हो गया, मान लो हमने सोचा 15,000 रुपए हमारा डेट पे क्या हो जाएगा, खर्च हो जाएगा। सेम हमने एस्टिमेशन अनुमान लगाया था कि 20 हमारे पास है और 15,000 क्या हो जाएगा, खर्च हो जाएगा। इट इज नोन एज सेम। इसी तरीके से हमारे एक इकोनॉमी के अंदर, एक देश के अंदर 200 करोड़ रुपए हमें रिसीव होंगे और हम क्या करेंगे, उसमें से 150 करोड़ रुपए एक्सपेंडिचर कर देंगे देश के ऊपर ही। इट इज नोन एज। ठीक है, तो सिंपल सा छोटा मोटी सी बात है एक पूरे अकाउंटिंग में। ठीक है, एस्टिमेटेड रिसीप्ट होती है हमारे पास और एस्टिमेटेड क्या होती है हमारे पास, एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, ड्यूरिंग एन फाइनेंशियल ईयर। तो हम लगा अभी कहाँ से 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक स्टार्ट होता है। अभी हमसे बात कर रहा है आगे कि टाइप ऑफ बजट। टाइप ऑफ बजट, तो पहला कह रहा हमारा होता है बैलेंस्ड बजट। बैलेंस बजट का मतलब होता है जहां हमारी टोटल रिसीप्ट और टोटल एक्सपेंडिचर एक दूसरे के बराबर होते हैं। सपोज करो तुम्हारे पास क्या था, तुम ठीक है, अब तुमने एस्टिमेशन लगाया, ठीक है ना, कि हमें पापा से क्या मिलेंगे भाई, हमें पापा से मिलेंगे भाई 500 रुपये। ठीक है, और हमें क्या करना है, कोई मान लो पर्टिकुलर हमें बुक लेनी है, क्या मिली है, बुक लेनी है। तो हमें क्या मिले, पापा से मिले भाई 500 रुपये। तो हमें यहाँ हो गया रिसीव और हमने एस्टिमेशन लगाया भाई कितने, हमने शॉप पे गए देखा भाई 500 के 500 हमारे क्या हो गए, खर्च हो गए, एक्सपेंस हो गए। तो हमने क्या बचा, हमारा जो बजट था वो हमें घर से मिले 500 और एक्सपेंडिचर भी कितना था हमारा 500। तो हमारे 500 और 500 खत्म, जो मिला वो खत्म हो गया। ठीक है, तो ये सिंपल सा कह रहा है कि जिस शान से हमें मिला उसी शान से हमने उड़ा दिया। ठीक है ना, बचाया कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो हमारे क्या बैलेंस बजट है, तो कह रहा है कि द बेस्ट है। तो इसमें क्या है, एस्टिमेटेड रिसीव जो होती है हमारी वो इक्वल होती है हमारे पास एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर के। तो एस्टिमेटेड रिसीव्ड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर के जब बराबर होती है हमारा बैलेंस बैलेंस बजट होता है। सेम इसी तरीके से वो कह रहा है कि हमारा सरप्लस, तो कह रहा है कि जो बजट है हमारा वो सरप्लस में, और बजट सरप्लस में कब आता है, देखो सिंपल सी ऐसी बात, सरप्लस में कब आएगा। मान लो अभी मैंने एग्जाम्पल लिया, हमें क्या मिले, मिले घर से 500 रुपये। हमें कितने मिले, 500 रुपये। और हम जब सामान लेने गए तो हमारा जो सामान आया वो आया 450 रुपये। कितने का आया, इसका मतलब ये हमारी क्या थी, रिसीव। ये हमारी रिसीव हुआ और ये हमारा क्या हुआ, एक्सपेंडिचर। तो इसका मतलब हमारी रिसीव तो जो हमें ज़्यादा हुआ है और एक्सपेंडिचर क्या हुआ, कम। इट मीन्स हमारा जो 50 रुपये है वो हमारे पास सरप्लस में है। किसमें, हमारे पास 50 रुपये बच गए हमारे पास एक इकोनॉमी के अंदर। सेम इसी तरीके एक देश की इकोनॉमी के अंदर हमें कितने रुपए अर्निंग हुई है, रिसीव जो है 500 करोड़ रुपए हुए। मान लो 500 करोड़ रुपए और जो खर्च हुए हैं वो 450 करोड़ रुपए हुए, और हमारे पास अब भी क्या बैलेंस जो पड़ा हुआ है वो 550 करोड़ रुपए। इट मीन्स हम सरप्लस में, नुकसान में नहीं, हम सरप्लस में। तो कह रहा है जो हमारी एस्टिमेटेड रिसीव क्या होती है, ज्यादा हो जाती है एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर से, तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास सरप्लस का बजट आता है। तो बजट क्या है हमारा, सरप्लस में। तो सिंपल सी बात, इसका फॉर्मूला क्या सिंपल था। तो हमारे पास टोटल रिसीव जो है वो टोटल एक्सपेंडिचर से क्या होंगी, ज्यादा होगी, तो हमारा जो बैलेंस है वो सरप्लस में हो गया बजट। सेम इसी तरीके से हमारे क्या डेफिसिट में क्या आएगा, ऐसी बात, पापा ने क्या दिए, 500 रुपये दिए और हमने जो खर्चा कराया वो भाई हमारा हो गया 600 रुपये। तो हमारे 50 रुपये क्या आ रहे हैं, 100 रुपये क्या आ रहे हैं डेफिसिट में। इट मीन्स हमारे पास जो हमारी एस्टिमेटेड रिसीप्ट होती है वो हमारी ज़्यादा होती है, एस्टिमेटेड रिसीप्ट कम होती है और एस्टिमेटेड जो एक्सपेंडिचर है वो हमारा ज़्यादा हो जाता है। सेम इसी तरीके देखो क्या है, बंदा गया था डेट पे, उसके बाद एस्टिमेशन ने माना कि 500 रुपये खर्च हो जाएंगे, पता लगा भाई एक ऑर्डर एक्स्ट्रा मारा और ये एक्स्ट्रा होके कितना हो गया, 600 रुपये। 600 रुपये हो गया, इट मीन्स हमारे पास जो 100 रुपये है, 100 रुपये आ गया डेफिसिट। भाई साहब ये घाटा में चला गया कि हमने अनुमान लगाया था कि 500 रुपये में काम निपट जाएगा, निपटा कितने में, 600 रुपये में। तो हमारा क्या डेफिसिट आ गया। तो ये कह रहा है जहाँ पर हमारी एस्टिमेटेड एक्सपेंस ज़्यादा होते हैं और एस्टिमेटेड रिसीप्ट क्या होती है, कम होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, डेफिसिट। तो हमारे 3 सिचुएशन निकल गई। तो हमारे पास क्या होता है, पहला कि हमारी जो रिसीप्ट है वो हमेशा किसके बराबर होगी, एक्सपेंडिचर। हो सकता है कि रिसीप्ट हमारी ज़्यादा हो, एक्सपेंडिचर कम हो सकता है हमारी रिसीप्ट कम हो और एक्सपेंडिचर क्या हो, ज़्यादा। तो हमारा क्या है, ये बैलेंस वाला है हमारे पास, ये हमारा सरप्लस का है और ये हमारा क्या है, डेफिसिट। ठीक है, तो हम इसे कह सकते हैं BSD। तो ये क्या हो गया हमारा, BSD। ठीक है ना, राइम आ रहा है, कुछ और मीनिंग गलत निकल जाएगी फिर। ठीक है, अब ये कह रहा है कि हमारा ऑब्जेक्टिव, गवर्नमेंट बनाने का हमारा ऑब्जेक्टिव, गवर्नमेंट जो बनाती है बजट उसका कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव तो होता होगा कि उसका गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, गवर्नमेंट बजट बनाने का। तो कम से कम ऑब्जेक्टिव, पहला कह रहा है गवर्नमेंट चाहती है कि जो हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज पड़े हैं उनका सही तरीके से एलोकेशन हो। कह रहा है कि एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज और एलोकेशन ऑफ फंक्शन। सिंपल कह रहा है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज पड़े हैं, तो कह रहा है कि हम लेंगे
री एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज रेफर टू, कह रहा है कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, कह रहा है जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज पड़े हैं हमें क्या करना है, उसे सोसाइटी में क्या करना है, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है कि पूरी तरीके से उसको यूटिलाइज हो जाए। कह रहा है कि वन प्लेस टू द अनदर, तो एक जगह से जहाँ ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ हम क्या करेंगे, ज़्यादा लगाएंगे, और जहाँ कम ज़रूरत है वहाँ कम लगाएंगे। सपोज करो हमारे क्या बैकवर्ड एरियाज में हमें क्या करना चाहिए, बजट ज़्यादा पैसे, एजुकेशन में हमें ज़्यादा पैसे इन्वेस्टमेंट करने चाहिए, तो हम क्या करेंगे, एजुकेशन पे ज़्यादा पैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे। हमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे अगर लग रहा है कि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट का बजट बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादा पैसे इन्वेस्टमेंट करने हम तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर करेंगे। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, हमारा जो रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या करेगी, दोबारा करेगी एक जगह से दूसरी जगह जहाँ रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। तो कह रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री एलोकेट द रिसोर्सेज फ्रॉम सच अ मैनर, इस मैनर में करती है देयर इज अ बैलेंस बिटवीन द इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट, इकोनॉमी ऑब्जेक्ट के साथ साथ सोशल ऑब्जेक्टिव भी क्या हो जाए, पूरी तरीके से काम करें। प्रॉफिटेबिलिटी मतलब इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है हमारा, प्रॉफिटेबिलिटी होनी चाहिए, और सोशल ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है हमारी वेलफेयर होनी चाहिए। तो इस तरीके से एलोकेट करना है कि हमारे पास प्रॉफिट भी हो और हमारे पास इकोनॉमी के अंदर वेलफेयर भी हो। तो क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। आगे कह रहा है कि गवर्नमेंट, जैसे हमारे पास पॉलिसीज होती है कि हमें टैक्स की पॉलिसीज क्या बनानी है, हमें सब्सिडीज की पॉलिसी बनानी है और एक्सपेंडिचर पॉलिसीज बनानी है। तो देखो टैक्स पॉलिसी जो होती है हमारी, वो हमारे पास जो टैक्स की पॉलिसी होती है हमारे पास ये रिसीव होती है, इससे मेरा रिसीप्ट होती है, और जो सब्सिडी होता है हमारे लिए एक तरीके से ये एक्सपेंडिचर होता है। तो दोनों पॉलिसीज बनानी है। अब ये गवर्नमेंट कह रहा है कि उसे क्या करना है और डिसाइड करेगी उसे क्या सब्सिडी पॉलिसीज पे क्या करना है, बजट ज़्यादा एक्सपेंडिचर करना है या नहीं करना है। तो यही कहना चाह रहा है वो कि देखो कह रहा है कि गवर्नमेंट इनकरेज द प्रोडक्शन, अगर प्रोडक्शन को इनकरेज करना चाहती है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, सर्टेन गुड्स बाय गिविंग सब्सिडीज, तो कुछ गुड्स को सब्सिडी देगी और टैक्स में क्या देगी, कंसेशन, टैक्स क्या करेगी, कम। फॉर एग्जाम्पल कह रहा है गवर्नमेंट इंकरेज द यूज ऑफ खादी प्रोडक्ट बाय कह रहा है कि प्रोवाइडिंग सब्सिडी। तो देखो ध्यान रखना इसमें क्या होता है, इसमें दो सिनेरियो है हमारे पास, एक है हमारे पास टैक्स का, दूसरा हमारे पास क्या है, सब्सिडी का सिनेरियो। तो क्या ध्यान रखना, जब भी हमारे पास टैक्स बढ़ेगा तो हमारा जो प्रोडक्शन होता है वो हमेशा कम हो जाता है, और जब हमारा टैक्स कम होता है तो हमारा प्रोडक्शन क्या हो जाता है, ज़्यादा। सेम इसी तरीके से अगर हमारी सब्सिडी बढ़ती है तो प्रोडक्शन बढ़ जाता है, और अगर सब्सिडी कम हो जाती है तो प्रोडक्शन भी क्या होता है, कम। तो ये क्या है, इफेक्ट होता है टैक्स का और सब्सिडी का। तो गवर्नमेंट दोनों पॉलिसीज बनाती है। सेम इसी तरीके से गवर्नमेंट ने क्या बनाई है, टैक्स पॉलिसीज बनाई है। अगर गवर्नमेंट क्या करना चाहती है, किसी किसी भी प्रोडक्ट को डिस्करेज करना चाहती है, जैसे धूम्रपान हो गया, सिगरेट हो गया, तंबाकू गुटखा उटखा हो गया, ठीक है ना, जैसे अफीम हो गई, चरस गांजा, ये सारी चीज़ हो गई, अगर इसको सरकार चाहती है डिस्करेज करना उसके प्रोडक्शन को, तो सरकार कह रहा है जैसे हार्मफुल गुड्स लाइक हमारे पास क्या हो गया, लीकर हो गई, सिगरेट्स हो गई, और क्या इम्पोजेबल हैवी टैक्स, तो इन पे क्या करती है, इम्पोज करती है हैवी टैक्स। जितना ज़्यादा टैक्स करेगी उतना ज़्यादा लोग क्या करेंगे, डिस्करेज होंगे, क्योंकि वो प्रोडक्ट महंगे हो जाएंगे। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, डिस्करेज ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगी, डिस्करेज करना शुरू कर देगी बाई टैक्स की बढ़ाकर। टैक्स जब बढ़ाएगी तो क्या करती है, डिस्करेज करेगी। अब कह रहा है कि हमारे पास आ गई है एक्सपेंडिचर पॉलिसी, तो आखिरी वाली क्या है, एक्सपेंडिचर पॉलिसी। तो हमारे पास गवर्नमेंट क्या डिसाइड करेगी उसे एक्सपेंडिचर कहाँ करना है। तो कह रहा है कि मैनी नॉन प्रॉफिटेबल एक्टिविटीज, कह रहा है कि नॉट अंडरस्टैंडिंग बाय द प्राइवेट सेक्टर, तो प्राइवेट सेक्टर के लिए कह रहा है कि द गवर्नमेंट कैन डायरेक्टली अंडरटेक द प्रोडक्शन, तो क्या करती है गवर्नमेंट, डायरेक्टली अंडरटेक करती है प्रोडक्शन के लिए। जैसे हमारे पास क्या हो गया, जैसे हमारे पास प्राइवेट सेक्टर एक सिंपल कह रहा है कि हमारे पास ना वाटर फैसिलिटी है, क्या है हमारे पास, एक वाटर फैसिलिटी है। तो वाटर फैसिलिटी के अंदर क्या होता है ना, वो गवर्नमेंट ने अपनी अपनी फैसिलिटी, प्राइवेट सेक्टर वाले क्या कर रहे थे उसको यूज़ कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने क्या करा, अपना एक्सपेंडिचर करा और वो फैसिलिटीज चलानी शुरू कर दी। कह रहा है कि जैसे वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है वो गवर्नमेंट का होता है। कह रहा है कि सैनिटेशन सैनिटाइजेशन, कह रहा है कि लॉ हो गया, लॉ एंड ऑर्डर हो गया हमारा, ठीक है, इन सबको बनाने के लिए। और गवर्नमेंट जैसे रूल रेगुलेशंस बनाती है, लॉ बनाती है, कोई सेक्शंस बनाती है सोसाइटी के लिए, जितना भी रूल रेगुलेशन बनाने में पैसे खर्च होते हैं, ठीक है ना, उसको मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट बाय, जैसे हमारे पुलिस हो गई, आर्मी हो गई, ठीक है, पुलिस को मैनेज करने के लिए, आर्मी को मैनेज करने के लिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर्स को मैनेज करने के लिए, जितनी भी पॉलिसीज होती हैं उसमें जितना भी पैसा एक्सपेंडिचर करती है, एक्सपेंस करती है गवर्नमेंट, वो सारा का सारा क्या आएगा हमारे पास, बजट के अंदर शो किया जाता है। दूसरा कह रहा है, अब दूसरा उसका दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, कह रहा है रिडक्शन इन इनकम इनइक्विलिटी, क्या है, इन इक्वलिटीज एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो गवर्नमेंट को क्या करना है ना, इनकम में इक्वलिटी लेके आनी है। कह रहा है इक्वल अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जो है हमारी, उसको खत्म करना है। मतलब लोगों के अंदर, दो लोग हैं यहाँ पर हमारे पास, मान लो एक चुन्नू है, ये हमारे पास क्या है, चुन्नू, इसकी इसकी तीसरी आंख है भाई ये, ठीक है। अब इसकी इनकम कितनी है, मान लो इसकी इनकम जो है 10,000 रुपये। सेम इसी तरीके से एक बंदा है हमारे पास, ठीक है, अब इसकी जो इनकम है ना, अब इसकी इनकम मान लेते हैं 1,00,000 रुपये। तो इन दोनों के बीच में क्या है, गैप,
इन दोनों के बीच इनकम के बीच में जो गैप है उसको कम करना है। देखो कह रहा है कि अमीरी और गरीब के बीच की जो इनकम, जो गरीबी के बीच की खाई होती है, गैप होता है, उसको खत्म नहीं किया जा सकता बट उसको कम किया जा सकता है। इट मीन्स गवर्नमेंट कुछ ना कुछ ऐसे करेगी जिससे कि क्या हो जाए, उसके इनकम बढ़ जाए। तो देखो गवर्नमेंट ने क्या करा, पॉलिसीज बनाई। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या करा, देखो पहला काम, तो ये कह रहा है, गवर्नमेंट ने कह रहा है कि टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट कैन यूज द टैक्स पॉलिसी और सब्सिडी पॉलिसी। तो देख रहा है टैक्स की पॉलिसी और सब्सिडी की पॉलिसी उसने इस्तेमाल करी गवर्नमेंट ने। ठीक है, अब देखो दूसरा कह रहा है गवर्नमेंट ने कौन सा टैक्स लगाया है, कह रहा है कि प्रोग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर को फॉलो करा है। दूसरा कह रहा है गवर्नमेंट ऑल्सो ग्रांट सब्सिडीज टू द पोअर। तो देखो इसको समझने के लिए ना थोड़ा क्या करना पड़ेगा, हमें खिलवाड़ खेला करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, खेला। अब खेला करना पड़ेगा तो खेलते हैं भाई, ठीक है। तो मान लेते हैं हम यहाँ पर क्या करते हैं ना, ठीक है, मान लो यहाँ पर हमारे पास एक अप्सरा बनानी पड़ेगी भाई हमें, क्योंकि अप्सरा तो अप्सरा ही होती, नहीं 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 ये नहीं बनाना भाई, अप्सरा बनानी है। ये अप्सरा का बिचौलिया लग रही है। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं अनी। ठीक है, तो चलने जाती है, अच्छा नाम नहीं है, इसको देते हैं हम चूरन वाली, चूरन, चूरन वाली भाई। ये कौन है भाई, चूरन वाली। अब देखो सिंपल सी बात है, इसकी जो इनकम थी ना, मान के चल रहे हैं कि इनकम 1,000 रुपये थी। अब देखो 1,000 रुपये थी, हमें क्या करना है, इसकी इनकम, तो क्या करना है, इसके ऐसे ना इसकी इनकम को बढ़ाना है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाए, ये सामान खरीद सके। तो हमने क्या करा, जो ये सामान खरीद रही थी, हमारे पास नॉर्मल गुड्स थी, कौन सी गुड्स थी हमारे पास, जो नॉर्मल गुड्स थी, हमने क्या करा, उसके ऊपर से टैक्स रेट क्या कर दिया, कम। सपोज करो पहले हमारा रेट था 30% टैक्स का, हमने घटाकर क्या कर दिया, मान लो चलो और इज्जत कम कर देते हैं इसकी, 10% कर दिया। अब देखो टैक्स 10% करने से क्या हुआ, इसकी इनकम बढ़ गई। जो पहले मान लो सपोज करो ये सामान खरीदने जाती है और सामान होता कितने का, 1,000 रुपये का। ठीक है, 1,000 रुपये तो इसकी इनकम ही है। ठीक है, अगर मान लो एक सामान खरीदने जा रही है जिसका 300 था, पहले 30 रुपये टैक्स देती थी तो इसे पड़ता था 130 का। अब हमने क्या करा, उसके ऊपर 10 रुपये टैक्स कर दिया, वो पड़ रहा है कितने का, 110। तो इसके सेव हो रहे हैं 20 रुपये। अब इसके 20 रुपये अगर सेव होंगे तो कहीं और खर्च करेगी। सेम इसी तरीके से हमने क्या करा, इसे सब्सिडी देनी शुरू करी, कि जहाँ पर एक सामान ये 100 का खरीदती थी, ठीक है ना, वहाँ पर हमने क्या करा, इसे 50 रुपये की सब्सिडी दी। अब वो सामान इसका क्या पड़ता है, सिर्फ 50 रुपये का पड़ता है। तो यहाँ से इसके जो सेव हो रहे हैं, वो सेव जो हो रहे हैं यहाँ से 50 रुपये, तो अल्टीमेटली इसने 20 यहाँ से बचा है और 20 है, तो यहाँ टोटल इसने 70 रुपये, और 70 रुपये क्या करेगी, कहीं ना कहीं और जगह स्पेंड करेगी, ये एक्सपेंस कहीं और करेगी। तो इससे क्या हुआ है ना, इसकी अमीरी और गरीबी के बीच का जो डिस्टेंस है वो कम हो गया। दूसरा हमने क्या करा यहाँ पर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर तो खत्म हो गया पहला वाला। तो ये कह रहा है कि हमें क्या करना है तो हमें टैक्स की पॉलिसी और सब्सिडी की पॉलिसी बनाई। हम जितना ज़्यादा सब्सिडी देंगे उतना ज़्यादा उसके लिए क्या, डिस्पोजेबल इनकम कम ज़्यादा हो जाएगी। अब कह रहा प्रोग्रेसिव टैक्स, प्रोग्रेसिव टैक्स का मतलब क्या है, एक बंदा, देखो ये होता है स्लैब रेट, एक बंदा कमा रहा है 1 लाख रुपए और एक कमा रहा है यहाँ पर 10 लाख रुपए। ठीक है ना, अब इस वाले टॉपिक की बात हो रही है। तो एक बंदा 10 लाख, तो हमने कहा कि हम क्या करेंगे ना, परसेंटेज के हिसाब से कराएंगे। जो 1 लाख से लेकर 1 से लेकर 3 तक कमाएगा उसको हम क्या देंगे, टैक्स नील लेंगे। फिर उसके बाद 3 लाख के बाद जो 6 लाख रुपए कमाएगा, मान ले हम 5% देगा। फिर जो 6 लाख से लेकर कितना कमाएगा, मान लो 12 लाख रुपए कमाएगा, उससे हम क्या ले लेंगे, 10% टैक्स ले लेंगे। ठीक है, फिर कह रहा है कि 12 लाख से लेकर जो 15 लाख रुपए कमाएगा, हम उससे ले लेंगे 20%। अब कह रहा है कि अगर कोई 12 लाख से अबव कमा रहा है तो हम डायरेक्ट लेंगे 30% टैक्स। तो देखो कह रहा है कि अगर एक बंदा 1 लाख रुपए कमा रहा है, ये तो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। अब इसने 10 लाख कमाया तो हम पहले क्या लेंगे इससे, यहाँ पर इसके पहले 3 लाख के ऊपर हम 5% लेंगे, फिर उसके बाद हम इसके परसेंटेज, तो क्या है इससे, जिस ज़्यादा बंदा होगा ज़्यादा टैक्स देगा, जो ज़्यादा कमाएगा वो ज़्यादा टैक्स देगा। तो 10 लाख पे ज़्यादा टैक्स लगेगा और 1 लाख पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। तो कह रहा है कि हम क्या करेंगे, प्रोग्रेसिव टैक्स। तो ये हमारा होता है प्रोग्रेसिव टैक्स। ठीक है, तो यहाँ पढ़ के देखते हैं। अब ये कह रहा है कि हमारे पास दिस मीन्स हायर टैक्स ऑन हायर इनकम group and reduce the disposable income of the rich and sector of society. Also government charge lower tax on lower income groups, like this reduce the disparity income distribution। तो क्या हो रहा है, डिसअपियर कर लेती है डिस्ट्रीब्यूशन, तो इससे होगा क्या, इससे ना थोड़ा सा इनइक्वलिटीज बढ़ेगी, अमीरी और गरीबियों के बीच में जो है ना गैप कम हो जाएगा। तीसरा कह रहा है गवर्नमेंट क्या करेगी, ग्रांट सब्सिडी ग्रांट करेगी किसको, पुअर को। जैसे हमारे पास देखो
कह रहा एलोकेट करेगी बाई टैक्स, ठीक है ना। द अमाउंट ऑफ कलेक्टेड बाई टैक्स कैन बी यूज बाय द गवर्नमेंट फॉर प्रोवाइडिंग सब्सिडी। जो उसने टैक्स लेके पैसा कलेक्ट करा है गवर्नमेंट ने, वो सारा का सारा किस पे खर्च करेगी, मैं सारा क्या, उसमें से कुछ पैसे गवर्नमेंट क्या करती है, सब्सिडी देने में पुअर्स को क्या करती है। अब देखो दिल्ली के अंदर हमारी वाटर फैसिलिटी गवर्नमेंट क्या करती है, हमें सब्सिडी देखो कहाँ कहाँ देती है। सब्सिडी गवर्नमेंट हमें वाटर पे दे रही है, वाटर पे दे रही है, इलेक्ट्रिसिटी भी दे रही है। अब जो बस, हमारे पास बस सर्विस है, तो बस सर्विस जो हमारे यहाँ वुमेन है, तो वुमेन का टिकट क्या होता है भाई, वुमेन के लिए टिकट जो होता है वो बिल्कुल ही फ्री होता है। क्या होता है, फ्री। तो सब्सिडी, यही टाइप ऑफ सब्सिडी दे रही है गवर्नमेंट। तो गरीबों को क्या देती है, सब्सिडी देती है। तो ये सारी सब्सिडी दे रही है गवर्नमेंट। अगर हम गवर्नमेंट क्या करेगी, सब्सिडी देगी, तो हमारी जो इनकम है वो हमारी बचेगी, और बचेगी तो हम कहीं ना कहीं और क्या करेंगे, उसको स्पेंड करेंगे। तो ये कह रहा है कि बाय ग्रांटिंग द सब्सिडीज टू द पुअर द गवर्नमेंट एम टू इंक्रीज द डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द पुअर। तो हमारी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ गई। तो सपोज करो हमारे पास क्या था, अगर मेरी इनकम कितनी थी, मेरी इनकम जो थी ना, मान लो मेरी 10,000 रुपये इनकम थी, और मैं हर महीने अगर बस के ऊपर खर्चे में कितने 200 रुपये खर्च कर रहा हूँ। सेम इसी तरीके से मैंने 500 रुपये की अगर इलेक्ट्रिसिटी पे खर्च करे, और 500 रुपये मैंने किस पे खर्च करे, मान लो वाटर, मैंने 300 रुपये का लाइट का बिल, वाटर बिल दे दिया। टोटल जो मेरे पास यहाँ पर खर्चा निकल कर आया है, तो ये कितना आया मेरे पास, 1,000। तो मेरे पास ठीक है, टोटल मेरे पास बचा गया 10,000। अब अगर गवर्नमेंट ने क्या दिया है मुझे, ये सारी चीज़ें सब्सिडी में दे दी है, तो मेरे पास क्या, ये इनकम वापस मेरे पास 1,000 रुपये बचेगा, और 1,000 रुपये बचेगा तो मैं इसे कहीं और क्या करूँगा, स्पेंड करूँगा, कहीं और क्या करूँगा, स्पेंड। तो मेरी जो डिस्पोजेबल इनकम थी वो 9 आ रही थी, अब 9 की जगह पे कितनी रहेगी भाई, 10,000। कितनी रह जाएगी हमेशा, 10,000 बचेगी। अब 10,000 बचेगी तो मैं 1,000 ज़्यादा कहीं और इस्तेमाल करूँगा, तो मेरी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगी। तो ये कह रहा है कि भाई गवर्नमेंट क्या करेगी, डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द पुअर एंड बोलाएगी दिस इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो 1,000 रुपये में क्या करूँगा, खाने पीने में खर्च करूँगा, घूमने वूमने में खर्च करूँगा, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरा लाइफ स्टैंडर्ड बदल जाएगा। ठीक है। अब दूसरा कह रहा है कि क्या करेगी, प्रोवाइडिंग फ्री एजुकेशन एंड हेल्थ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फूड ग्रेन थ्रू द फेयर प्राइस शॉप। तो हमारे पास सप्लाई क्या आती है भाई, देखो राशन की दुकान होती है ना, जैसे कोटे में राशन मिलता है, जैसे बीपीएल की बना बन गई, एलपीजी गैसेस फ्री में दे दिया, लाइक द इंपॉर्टेंट स्टेप इन द डायरेक्शन। कह रहा है इससे क्या होगा, डिस्पोज क्या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम वेल्थ इन इक्वल। तो वेल्थ और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, बराबर। कह रहा है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ इज साइन ऑफ सोशल जस्टिस इन द इकोनॉमी। इससे क्या होगा, इकोनॉमी के अंदर सोशल जस्टिस बढ़ेगा, और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होगा सोसाइटी के अंदर। तीसरा कह रहा है हमें क्या करनी है, इकोनॉमी में स्टेबिलिटी लेके आनी है, इकोनॉमी को स्टेबल करना है, तो हम क्या बना रहे हैं, गवर्नमेंट बजट। कह रहा है कि प्राइस की स्टेबिलिटी होती है या स्टेबलाइजेशन ऑफ फंक्शन, तो इसमें करते क्या है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रेफर टू द सिचुएशन, कि एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर हमारे पास क्या होता है, नो क्या है, फ्लक्चुएशन इन द प्राइस लेवल ऑफ इकोनॉमी। तो क्या है स्टेबिलिटी का मतलब, जहाँ पर ना तो प्राइस ज़्यादा बढ़ते हैं और ना ही ज़्यादा महंगाई होती है, ना ही ज़्यादा डिफ्लेशन होता है या इन्फ्लेशन होता है। आगे कह रहा है कि द गवर्नमेंट ट्राई टू एस्टेब्लिश इकोनॉमिक स्टेबिलिटी विद द बजटरी पॉलिसी। तो बजटरी पॉलिसी से गवर्नमेंट क्या करती है, बेस के अंदर बैलेंस बनाए रखती है। और गवर्नमेंट को लग रहा है महंगाई ज़्यादा हो रही है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स पॉलिसी बढ़ा देती है, टैक्स को बढ़ा देती है। और गवर्नमेंट को लग रहा है देश के अंदर क्या गरीबी ज़्यादा है, तो गरीबी ज़्यादा है या महंगाई ज़्यादा है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी भाई, टैक्स के रेट कम कर देगी, क्या कर देगी, ठीक है, टैक्स के रेट कम कर देगी। हाँ, कह रहा है इसके अंदर क्या होता है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होती है हमारे पास इन केस ऑफ इन्फ्लेशन, और इन केस ऑफ डिफ्लेशन या डिप्रेशन या रिसेशन। तो देखो कह रहा है कि स्टेबिलिटी, जहाँ पर कह रहा है कि ये ऐसा ट्रेंड साइकिल है जो यहाँ पर इकोनॉमी बूम में होती है, रिसेशन डिप्रेशन और रिकवरी आफ्टर द पीरियड, एक पीरियड के बाद रिकवर हो जाती है। तो इसके अंदर गवर्नमेंट यूज़ क्या करती है, देखो इसमें दो ही चीज़ आएंगी हमेशा, टैक्स की पॉलिसी आएंगी और हमारे पास एक्सपेंडिचर पॉलिसीज आएगी। क्या करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए प्राइस स्टेबिलिटी। तो देखो ध्यान रखना, अगर इन्फ्लेशन है देश के अंदर, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, लेकिन इन केस ऑफ इन्फ्लेशन, महंगाई है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा खर्चे को कम कर देगी। खर्चे को क्या करेगी गवर्नमेंट, कम कर देगी, और इंक्रीज करेगी टैक्सेस को। तो महंगाई बढ़ानी है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, इंक्रीज करेगी टैक्सेस। कह रहा है कि मनी सप्लाई इज रिड्यूस्ड, तो मनी सप्लाई क्या हो जाएगी हमारे पास, रिड्यूस हो जाएगी। अब देखो क्या रहा है कि दिस रिड्यूस एग्रीगेट डिमांड, इससे एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी, और प्राइस लेवल जो है हमारा, एंड क्रिएट द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बाय ब्रिंगिंग डाउन इन्फ्लेशन। तो डाउन इन्फ्लेशन करेंगे हम, तो क्या हो जाएगी हमारे पास, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बन जाएगी। आगे तो कह रहा है कि रिसेशन का मतलब, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, रिड्यूस करेगी टैक्स रेट, अगर ठीक है ना डिप्रेशन होगा, या डिप्रेशन रिसेशन या डिफ्लेशन होगा, तो यहाँ पर गवर्नमेंट क्या रहेगी, टैक्स के रेट को कम कर देगी, और एक्सपेंडिचर को क्या करेगी, इंक्रीज। कहने का मतलब गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स क्या करेगी, हमारे पास कम कर देगी, सब्सिडीज़ को बढ़ा देगी। इससे क्या होगा भाई, सप्लाई हमारी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। रहेगी इंक्रीज डिमांड एंड प्राइस
लेवल एंड क्रिएट द स्टेबिलिटी बाय रिड्यूसिंग डिफ्लेशन। तो डिफ्लेशन कम हो जाएगा और डिमांड बढ़ जाएगी, और डिमांड बढ़ेगी तो हमारा खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास क्या थे, ये ऑब्जेक्टिव थे, गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव होते हैं बजट बनाने के लिए। क्या होते हैं गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव, होते हैं ये सारे गवर्नमेंट। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो हमारे पास क्या अगला अगला जो टॉपिक आ रहा है, वही कह रहा है कि हमारे पास जो है ना वो गवर्नमेंट बजट की बात हो रही है। ठीक है ना, कह रहा है कि स्ट्रक्चर ऑफ बजट। तो स्ट्रक्चर ऑफ बजट होता कैसा है गवर्नमेंट, तो ध्यान रखना गवर्नमेंट स्ट्रक्चर ऑफ बजट के अंदर ना देखो दो ही चीज़ है हमारे पास। ठीक है, अभी चलो एक बार थोड़ा देख लेते हैं फिर बताऊंगा। कह रहा है देखो पहले क्या है हमारा, एक होती है बजट रिसीप्ट और एक होती है हमारे पास टोटल रिसीप्ट। तो ये दोनों सेम है कि या तो बजट रिसीप्ट कह सकते हैं हम इन्हें, या तो हम कह सकते हैं टोटल रिसीप्ट। और हमारे पास क्या होती है, बजटरी एक्सपेंडिचर होता है हमारे पास, और यहाँ पर होता है टोटल एक्सपेंडिचर। जैसे कि मैंने ऊपर बताया, या तो हमें रिसीप्ट होगी या तो हमारे पास क्या होता है एक्सपेंडिचर। तो कह रहा है अगर बजटरी रिसीप्ट की बात की जाए तो दो तरीके की, एक होती है रिवेन्यू रिसीव, दूसरी होती है हमारे पास कैपिटल रिसीव। और एक होता है हमारा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, दूसरा होता है हमारे पास कैपिटल एक्सपेंडिचर। अभी देखो रिवेन्यू रिवेन्यू एक्सपेंड रिवेन्यू कैपिटल चल रहा है। अब देखो रिवेन्यू और कैपिटल वर्ड को समझाना पड़ेगा कि रिवेन्यू का एक्चुअल में मतलब क्या है और हमारे पास क्या है कैपिटल का मकसद क्या है। ठीक है, तो ध्यान रखना। ठीक है, देखो हमारे पास क्या, हमारे पास दो वर्ड है। ठीक है, एक होता है हमारे पास रिवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है, अब देखो रिवेन्यू रिसिप्ट और हमारे पास होती है हमारे पास रिवेन्यू एक्सपेंड, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, ध्यान रखना। देखो जब भी बात होगी ना हमारे पास रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की कैपिटल, तो ध्यान रखना है रिवेन्यू रिसीव्ड का मतलब इक्वल में क्या है हमारे पास। तो यहाँ पर दो वर्ड लिख रहा हूँ, एक होती है हमारे पास एसेट और हमारे पास होती है लाइबिलिटीज। और यहाँ भी हमारे पास क्या है कि एसेट होती है और यहाँ ही हमारे पास क्या होती है। तो ध्यान रखना, जब भी हमारे पास क्या होती है रिवेन्यू रिसीप्ट होती है, तो रिवेन्यू रिसीप्ट के अंदर ना तो हमारी क्या होती है एसेट, एसेट की बात हो रही है। देखो ध्यान रखना, ठीक है ना, यह बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। कह रहा है ना ही हमारी जो एसेट होती है, देखो जब भी रेवेन्यू रिसीव होगी तो हमारी एसेट, ना तो हमारी एसेट्स कम होती है और ना ही हमारी लाइबिलिटीज जो है बढ़ती है, ये बढ़ने का निशान है। क्या देखो अगर हमें रेवेन्यू रिसीव उठाए तो ना तो हमारी एसेट कोई भी एसेट कम हो रही है, ना ही हमारी लाइबिलिटी क्या हो रही है कम हो रही है। सेम हमारे पास एक्सपेंडिचर है, तो इससे क्या है ना तो हमारी कोई एसेट बढ़ती है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से, ना ही हमारी कोई लाइबिलिटी क्या होती है कम होती है। अब देखो एसेट का मतलब है हमारे पास रिसीव कोई भी एसेट, एसेट हमारे पास क्या होगी गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट ने क्या करा एसेट। तो जो गवर्नमेंट की एसेट है, मान लो गवर्नमेंट यहाँ ना तो यहाँ पर शेयर, ना तो यहाँ शेयर बढ़ेगा, या इक्विटी शेयर की बात करेंगे। ठीक है, ना तो हमारे पास कोई शेयर बढ़ेगा, ना ही मान लो हमारी कोई प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी खरीदी, जैसे हमने क्या करा है गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट क्या करती है ना जैसे बिल्डिंग खरीद लेती है, गवर्नमेंट बिजनेस, गवर्नमेंट बाय बिजनेस। ठीक है, दूसरा हमारा लाइबिलिटी, लाइबिलिटी का मतलब होता है हमारे पास लोन। कह रहा है किसी भी लोन का जो है ना पेमेंट नहीं होता, पेमेंट नहीं होता। ठीक है, मतलब हमारा लोन कम नहीं होगा, ना तो हमारा लोन कोई कम होगा, ना ही हमारी कोई संपत्ति एसेट बढ़ेगी शेयर्स बढ़ेगा, या तो हमारी कोई गवर्नमेंट कोई बिजनेस बिजनेस कुछ चीज़ खरीदेगी नहीं इसके अंदर। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना तो एसेट्स पे पड़ेगा हमारे और ना ही हमारी लाइबिलिटीज़ पे। सेम इसी तरीके से ना तो यहाँ पर हमारा लोन बढ़ता है और ना ही हमारे पास क्या है, हमारे पास शेयर, हमने शेयर वेयर बेचे होते हैं, तो यहाँ पर हमारे ना तो शेयर कम होते हैं। तो दो बातें याद रखनी है। लेकिन कैपिटल में इसमें उल्टा होता है, अगर हम बात करें कैपिटल की, कैपिटल रिसीव, कैपिटल रिसीप्ट और हमारे पास क्या होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ध्यान रखना इसके अंदर हमारी होती क्या है, देखो हमारी जो एसेट है वो एसेट हमारी क्या होती है कम हो जाती है। ठीक है, कैपिटल रिसीप्ट। और जो हमारी लाइबिलिटीज़ है वो लाइबिलिटीज़ बढ़ जाती है। कैसे, हमने क्या करा है शेयर बेचे हैं, शेयर को क्या करा है सेल, और शेयर सेल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा पैसा। इस तरीके से हमने क्या लिया है लोन लिया है, लोन टेकन फ्रॉम अदर
कंट्री, तो अदर कंट्री से हम लोन लेंगे तो हमारी लाइबिलिटीज क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो हमारे पास जो कैपिटल रिसीव्ड है वो दो ही हालत में हो सकता है, या तो हमने अपने शेयर्स बेच दिए, या तो हमने देश की कोई ना कोई संपत्ति बेची है दूसरे देशवासियों को, या तो हमने क्या करा है, यहाँ लाइबिलिटीज करी है। इन मीन हमने दूसरे देश से लोन ले लिया, या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से हमने क्या लिया है, लोन ले लिया है, ठीक है, आईएमएफ से लोन ले लिया, या तो हमने क्या करा है, विश्व बैंक से लोन ले लिया। तो जब ये सारी चीज़ होंगी हमारी, ये क्या करेगी, कैपिटल रिसीव। तो कैपिटल रिसीव क्या करती है, एसेट को डिक्रीज करती है और लाइबिलिटीज को इंक्रीज करती है। सेम कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या होता है, हमारे पास हमारी एसेट्स तो बढ़ जाती है, इसका मतलब हमने क्या करी, एसेट्स बाई करी है, हमने करा है बाई शेयर करे हैं, या हमने क्या करा है, कोई भी प्रॉपर्टी करी है, प्रॉपर्टी बाय बाय गवर्नमेंट। और दूसरा क्या है हमारे पास, जो लाइबिलिटीज है, हमारी लाइबिलिटीज भी क्या हो जाएंगी, कम। या तो हमने क्या करा है, पे करा है, पे लोन हो गया, तो हम पे जब लोन करेंगे तो हमारी लाइबिलिटीज क्या होगी, कम। तो एक्सपेंडिचर दो ही जगह होता है, या तो हमने शेयर्स खरीदे, या तो हमने क्या करेंगे, गवर्नमेंट, या तो हमने प्रॉपर्टी खरीदी है भाई, गवर्नमेंट ने प्रॉपर्टी वगैरह खरीदी है, ठीक है ना, लैंड बिल्डिंग कुछ भी है, एक्सेट्रा कुछ भी, या तो हमने क्या करा, अपने पुराने लोन की पेमेंट करेंगे, जो पेमेंट करेंगे तो एक्सपेंडिचर होगा, तो क्या तो लाइबिलिटीज कम होती है, या तो लाइबिलिटीज कम होगी, या तो हमारी एसेट बढ़ेगी। तो हमने क्या देखा कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में ना तो हमारी एसेट इंक्रीज होती है, और ना ही हमारी लाइबिलिटी, सॉरी, एसेट कम होती है, ना ही हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज होती है। बट सेम कह रहा है कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर हमारी ना तो एक्सेट जो है हमारी बढ़ती है, और ना ही हमारी लाइबिलिटीज क्या होती है, कम होती है। अब ये होता किस चीज़ पे, ये एक देश को एक साल के खर्चे होते हैं जैसे, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ तक हमारा आई होप कितने, यहाँ तक तो यहाँ पर क्या हो गया, हमारा क्लियर हो गया। अब यहाँ से हमें पढ़ना है कि हमारे पास वापस यहाँ से हमें पढ़ना है कि रिवेन्यू बजट होता क्या है। तो रिवेन्यू बजट के अंदर हमारे पास कितनी चीज़ होती है, रिवेन्यू बजट के अंदर हमारे पास होती है रिवेन्यू रिसीप्ट, और हमारे पास होती है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब देखो रिवेन्यू रिसीव और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता क्या है, तो गवर्नमेंट क्या करती है ना, रिवेन्यू, तो हमारे पास ना गवर्नमेंट देखो टैक्स कलेक्ट करती है, कलेक्टेड बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने क्या देखो टैक्स कलेक्ट करा है, अगर गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती है तो गवर्नमेंट के लिए क्या है, रेवेन्यू रिसीव। सेम गवर्नमेंट क्या करती है, सब्सिडी, क्या करती है, सब्सिडी प्रोवाइड कराती है। तो गवर्नमेंट का क्या है, ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है भाई, क्योंकि ये हर साल प्रोवाइड करा रहा है, ऐसा गवर्नमेंट ने एक बार थोड़ी ना करा है, हर बार हर महीने क्या कर रही है गवर्नमेंट, सब्सिडी प्रोवाइड करा रही है, हर साल सब्सिडी प्रोवाइड करा रही है। अरे तो ये हमारा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू रिसीप्ट है। सेम कह रहा है कैपिटल रिसीप्ट, तो कैपिटल रिसीप्ट जो होता है हमारे पास, और कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो रिलेटेड टू बजट। अब देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है, रिसीप्ट, कैपिटल रिसीप्ट क्या है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर है क्या। कैपिटल रिसीप्ट है, हमने क्या करा है, कभी कभार अपने शेयर्स बेच दिए, इक्विटी शेयर बेच दिए, कौन से, अच्छा ये गवर्नमेंट कंपनी के शेयर होते हैं जी, गवर्नमेंट कंपनी के क्या होते हैं, गवर्नमेंट कंपनी के मैंने शेयर्स बेच दिए, क्या करें मैंने, सेल कर दिए, सेल शेयर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, तो हमारे पास क्या है, रेवेन्यू रिसीप्ट। सेम हमने क्या करा है, हमने शेयर्स खरीदे, शेयर खरीदे इक्विटी वाले, कौन से करा है कि हमने शेयर को क्या करा, बाय, ठीक है, हमने अगर शेयर बाई करे तो हमारे लिए क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। दूसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, हमने क्या करा, एक देश के अंदर क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्या करा है, पैसे खर्च करें, स्पेंड करें, तो हमारे लिए क्या है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो आई होप इतना समझ गए। अब ये कह रहा है हमसे कॉन्सेप्ट रेवेन्यू रिसीव्ड एंड कैपिटल रिसीप्ट। तो रेवेन्यू रिसीप्ट कौन सी होती है, तो कह रहा है कि रेवेन्यू रिसीप्ट ऑफ गवर्नमेंट, कह रहा है कि नाइदर क्रिएट एनी, अब वही देखो यहाँ से कॉन्सेप्ट आ गया जो पढ़ाया था अभी मैंने। तो देखो कह रहा है कि क्या होता है हमारे पास, देखो कह रहा है कि नाइदर क्रिएट एनी लाइबिलिटी और नॉर रिड्यूस द एसेट, तो ना ही सरकार की क्या करती है, सरकार के लिए लाइबिलिटी को इंक्रीज करती है, और ना ही क्या है, किसी भी एसेट को कम करती है ऑफ द गवर्नमेंट, इट इज नोन एज रेवेन्यू रिसीप्ट। तो ये क्या है, हमारा रेवेन्यू रिसीप्ट। सेम इसी तरीके से कह रहा है कि नॉन रिडीमेबल होती है, और दे कैन नॉट बी रिक्लेम्ड, कह रहा है कि फ्रॉम द गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट से रिक्लेम नहीं किया जा सकता। ये हमारे पास क्या टर्म रेवेन्यू, एंड इसका मतलब क्या होता है, इनकम ऑफ द गवर्नमेंट। अब कह रहा है ये हमारे पास जो होती है ना, दो प्रकार, ये क्या दो तरीके के सोर्स होते हैं हमारे पास, क्या होते हैं, एक होता है हमारे पास टैक्स का, और दूसरा होता है हमारे पास नॉन टैक्स। तो देखो टैक्स, टैक्स से हमें क्या मिल रहा है, तो टैक्सेशन कलेक्ट होता है। अब देख रहा है कि जो हमारे पास टैक्स इज लीगली कंपल्सरी पेमेंट मेड बाय द गवर्नमेंट बाय द हाउस होल्ड एंड द प्रोड्यूसर विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी बेनिफिट इन रिटर्न। तो कह रहा है टैक्स हो गया, क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्स, तो टैक्स या तो डायरेक्ट टैक्स मिलता है हमें, क्या मिलता है, इनडायरेक्ट। जो हमारा डायरेक्ट टैक्स होता है, ये जो हमारा डायरेक्ट टैक्स होता है ये मिलता है इनकम पे, क्या मिलता है, इनकम ऑफ पर्सन, फर्म, कंपनी। और जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है ये मिलता है गुड्स एंड सर्विस पे, किस पे मिलता है, तो दोनों ही गवर्नमेंट क्या करती है, कलेक्ट।
कह रहा नॉन टैक्स आइटम कौन से हैं? देखो गवर्नमेंट भी बिजनेस करती है, गवर्नमेंट क्या करती है, सरकारी जैसे हमारे पास हो गया अथॉरिटी हो गई, आधार कार्ड की अथॉरिटी होती है, पैन कार्ड की अथॉरिटी हो गई, हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस की अथॉरिटी तो होगी। तो हम ये सब जब काम करवाने जाते हैं, पासपोर्ट बनवाने जाते हैं, तो गवर्नमेंट क्या करती है, हमसे फीस चार्ज करती है। तो जो गवर्नमेंट फीस चार्ज करती है वो नॉन टैक्सेबल है। इसके बदले में गवर्नमेंट ने हमें क्या दिया, कोई ना कोई सर्विस दी है। हमने क्या आधार कार्ड ठीक कराया, पैन कार्ड बनवाया है, ठीक है, पासपोर्ट बनवाया, हमने वीज़ा बनवाया, ये सारी चीज़ें हमने क्या बनवाई है। उसके बदले में जो भी हमें क्या मिला है गवर्नमेंट को, ये गवर्नमेंट कंपनियां काम करती है ना, तो इसके बदले में जो भी गवर्नमेंट को रिवेन्यू जनरेट होता है उसी को हम क्या कहते हैं भाई, नॉन टैक्स रिसीप्ट। कौन सी रिसीप्ट है हमारे पास, नॉन टैक्स रिसीप्ट। तो ये हमारी नॉन टैक्स रिसीप्ट है, ठीक है। तो ये हमारी नॉन टैक्स रिसीप्ट। तो कह रहा है कि इनकम रिसीव फ्रॉम द सोर्स अदर देन द टैक्स इज नॉन टैक्स रिसीप्ट। अब कह रहा है कि द मेन सोर्स ऑफ इंटरेस्ट एंड ड्रॉइंग एंड प्रॉफिट फीस एंड एक्सटर्नल ग्रांट्स एंड लाइसेंस फीस एज चीटेड, ठीक है। कह रहा है जैसा उसने क्या बताया हुआ है, तो ये सारी चीज़ें हमारी नॉन टैक्स में आएंगी। अब देखो कह रहा है कि कैपिटल रिसीप्ट क्या है हमारे पास, और गवर्नमेंट की। तो कैपिटल रिसीप्ट कह रहा है जो नाइदर, कह रहा है कि आइदर क्रिएट लाइबिलिटी, या तो हमारी क्या करेगी, क्रिएट लाइबिलिटी को क्रिएट करेगी, या तो हमारी एसेट को क्या करेगी, रिड्यूस करेगी। और इसको हम क्या कहते हैं, कैपिटल रिसीप्ट। कॉन्सेप्ट पहले बताया गया एग्जाम्पल। कह रहा हमने या क्या लिया, या तो उधार लिया, या तो हमने सेल करें शेयर हेल्ड बाय द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के शेयर्स बेच दिए, और इससे क्या होगा, रिड्यूस द एसेट, इस एसेट क्या हो जाएगी इससे कम। तो हमारे पास क्या, या तो बोरोइंग बढ़ेगी, या तो हमारे पास शेयर क्या हो जाएंगे कम। हाँ ये कह रहा है कि कैपिटल रिसीप्ट आर क्लासिफाइड इनटू द थ्री ग्रुप। तो पहला है हमारे पास बोरोइंग, हमने क्या करी, उधार लिया है। तो गवर्नमेंट ने क्या करी है, बोरोइंग करी है। किससे, या तो गवर्नमेंट पब्लिक से बोरोइंग करेगी, या तो सेंट्रल बैंक से करेगी, या तो फॉरेन फॉरेन इंस्टीट्यूट से करेगी, या तो फॉरेन गवर्नमेंट। तो फॉरेन गवर्नमेंट से क्या करेगी, अप्रोच करेगी उधार लेने के लिए। तो हमारे पास क्या है, रिसीप्ट हो जाएगी। दूसरा कह रहा है कि हम या तो क्रिएट करेगी लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। तो लाइबिलिटी क्या करेगी गवर्नमेंट, क्रिएट। कैसे बोला है कि बोरोइंग इज द ट्रीटेड एज कैपिटल एंड रिसीप्ट। तो बोरोइंग क्या होती है, कैपिटल रिसीप्ट होती है। कह रहा है कि इट इज डेप्ट क्रिएटेड पे, क्या है, कैपिटल रिसीप्ट। तो इसने क्या करा, डेप्ट क्रिएट करा है कैपिटल रिसीप्ट के ऊपर। आगे कह रहा है कि डिस इन्वेस्टमेंट। तो ये कह रहा है कि डिस इन्वेस्टमेंट रेफर टू द सेलिंग ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो हमने क्या करा, अंडरटेकिंग, पब्लिक अंडरटेकिंग बेच दी। अब पब्लिक अंडरटेकिंग बेची, और उसका रीजन क्या बताया कि हेल्ड बाय द गवर्नमेंट टू द प्राइवेट सेक्टर। तो प्राइवेट सेक्टर के पास थी। कह रहा है कि दे आर टर्म एज कैपिटल रिसीप्ट एज दे रिड्यूस द एसेट, ये एसेट कम करती है। और क्या है, इट इज नॉन डेप्ट क्रेडिट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीप्ट। तो ये हमारी क्या है, कैपिटल रिसीव है, जिससे क्या होती है, एसेट, हमारी एसेट जो है वो कम होती है, और लाइबिलिटी जो होती है हमारी बढ़ जाती है। तो हमारे लिए क्या है, ये कैपिटल रिसीप्ट एंड कैपिटल रिसीप्ट हो गया। आगे देखो कह रहा है कि रिवेन्यू क्या, रिवेन्यू ऑफ लोन, रिवेन्यू ऑफ लॉस। तो देखो रिकवरी ऑफ लॉस, सॉरी कह रहा है रिकवरी ऑफ लॉस की बात हो रही है। तो कह रहा है कि गवर्नमेंट प्रोवाइड, कह रहा है वेरियंस लॉसेस। तो गवर्नमेंट क्या करती है, वेरियंस लोन्स प्रोवाइड कराती है, किसको, स्टेट गवर्नमेंट को एंड यूनियन टेरिटरीज को। क्या करने का, रिकवर ऑफ सच लोन इज कैपिटल रिसीप्ट। तो ये क्या है हमारे पास, कैपिटल रिसीप्ट। कह रहा है इट रिड्यूस द एसेट ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये गवर्नमेंट के एसेट को कम करती है, और नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीप्ट। तो ये अगर नॉन डेप्ट कैपिटल कैपिटल रिसीप्ट क्या करती है, वो करती है हमारी, ठीक है, बढ़ाती है। अब देखो इन दोनों में डिफरेंस, तो डिफरेंस हम बाद में देखेंगे। पहले हमें क्या पढ़ना है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, रिवेन्यू एक्सपेंड की। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारे पास क्या होता है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारे पास होता क्या है, इसकी बात हो रही है, ठीक है। तो देखो सिंपल सी बात है, जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है हमारा, या तो क्या करेगा, ना तो ये हमारी क्या करेगा, लाइबिलिटीज को कम करेगा, और ना ही हमारी एसेट को इंक्रीज करेगा। तो ये क्या है, सिंपल सा हमारा एक देखते हैं। तो कह रहा है क्या, देखो कह रहा है कि रेफर टू एक्सपेंडिचर, कह रहा है कि जो नाइदर क्रिएट एनी एसेट और नॉर रिड्यूस एनी लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट की ना तो लाइबिलिटी इंक्रीज कर रहा है, और ना ही गवर्नमेंट की, ना ही गवर्नमेंट की लाइबिलिटीज कम कर रहा है, और ना ही हमारे पास एसेट को बढ़ा रहा है। दूसरा कह रहा है कि एक्सपेंडिचर आर इनकर्ड इनटू द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट होते हैं ना, जैसे देखो गवर्नमेंट के पास गवर्नमेंट स्कूल होता है, हॉस्पिटल्स होता है। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर जो डॉक्टर्स काम कर रहे हैं हमारे पास, जो प्यून काम कर रहे हैं हमारे पास, जो जितने भी वर्कर काम कर रहे हैं, उन सबको जो सैलरीज दी जाएगी वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर आएगा। सेम इसी तरीके से हॉस्पिटल के अंदर जो स्कूल के अंदर टीचर्स काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जो उनकी सैलरी वगैरह है, वो सारी चीज़ें गवर्नमेंट पे करेगी। और गवर्नमेंट अगर पे करेगी तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा, क्योंकि वो क्या कर रही है, रिकरिंग ने नॉन रिकरिंग नेचर की, हर महीने होती है, कि हर डे पर डे होती है। तो सारी की सारी कौन करेगी, गवर्नमेंट पे। और जब गवर्नमेंट पे करती है ड्यूरिंग द ईयर के खर्चे, तो वो सारे के सारे क्यों में आते हैं, हमारे पास रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में आते हैं। किसमें आते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, ठीक है। आगे चलते हैं।
कह रहा क्या कर रही है, डे टू डू एक्सपेंसेस कर रही है ऑफ गवर्नमेंट के, और क्या इट इज ऑल्सो रेफर टू द कंपनसेशन एक्सपेंडिचर। तो क्या है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो होता है, जैसे हमारा क्या क्या सैलरी देनी है, बिल पे करने हैं, पेंशन देनी है, इंटरेस्ट पे करनी है, सब्सिडीज देनी है, ग्रांट देने और डिफेंस सर्विसेज करनी है, तो जितनी भी सर्विसेज है वो सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब कह रहा है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर से या तो एसेट इंक्रीज होगी या तो लाइबिलिटीज क्या होगी, कम होगी। तो कह रहा है कि जो या तो क्या कर रही है, क्रिएट कर रही है एसेट को, या तो रिड्यूस कर रही है एनी लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, किसी गवर्नमेंट की लाइबिलिटी को इंक्रीज कर रही है। अब कह रहा है ये नॉन रिकरिंग नेचर के होते हैं, नॉन रेगुलर नेचर के, कभी कभार होते हैं, डेली बेसिस पे ये नहीं होते। तो कह रहा है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ मेट्रो, मेट्रो हमने बना दी, रिपेमेंट ऑफ बोरोइंग कर ली, या तो परचेज ऑफ शेयर कर लिया, या तो लोन एंड एडवांस गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट, तो स्टेट गवर्नमेंट को लोन एंड एडवांस हमने दे दिया। तो ये सारी चीजें हमारी क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो कभी कभार होती है, रेगुलर बेसिस पर नहीं होते और नॉन रिकरिंग होती है। तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर खत्म। अब ये कह रहा है कि कैपिटल, हमारे पास रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर के बीच में डिफरेंस, तो डिफरेंस को भी देखते हैं, सारे डिफरेंस। अब देखो कह रहा है कि हमारे पास गवर्नमेंट में बजट में क्या होता है, डेफिसिट भी आती है, तो गवर्नमेंट डेफिसिट, ठीक है, बजट, गवर्नमेंट बजट डेफिसिट, और इसके टाइप्स कितने हैं, तो हमारे पास तीन प्रकार के होते हैं हमारे पास, क्या होता है, एक तो रिवेन्यू। अब देखो कह रहा है कि हमारे पास कह रहा है, देखो आता कब है, देखो बजट डेफिसिट जो आती है वो कब आती है, सिंपल सी बात है, हमारे पास क्या है, रिसीप्ट कम है और हमारे पास एक्सपेंसिस ज़्यादा है, तो रिसीप्ट कम है और हमारे पास एक्सपेंसिस ज़्यादा है, तो हमारे पास जो निकल कर रिजल्ट आएगा वो डेफिसिट ही आना है, क्या आना है हमारे पास, डेफिसिट आना है। तो सिंपल कह रहा है, जो डेफिसिट है ये भी क्या होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं हमारे, ठीक है, रिवेन्यू डेफिसिट होगा, कैपिटल डेफिसिट हो सकता है हमारे पास। तो देखो क्या कह रहा है, पढ़ के देखते हैं। कह रहा है कि गवर्नमेंट, कह रहा है कि गवर्नमेंट डेफिसिट रेफर टू द सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर हमारे पास एस्टिमेटेड बजट एक्सपेंडिचर क्या होता है, हमारे पास ज़्यादा होता है, और एस्टिमेटेड गवर्नमेंट रिसीप्ट है, कह रहा है कि व्हेन गवर्नमेंट स्पेंड मोर देन द कलेक्टेड बाय वे ऑफ इनकम देन इट इनकर अ बजट डेफिसिट। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, खर्चे ज़्यादा कर दिए हैं और रिसीप्ट क्या हुई थी गवर्नमेंट को कम, खर्चे क्या करें, ज़्यादा करें, और रिसीप्ट क्या हुई थी गवर्नमेंट को कम, तो इसी में आता है हमारे पास डेफिसिट। अब देखो पहला कह रहा है कि रिवेन्यू डेफिसिट, तो रिवेन्यू डेफिसिट में क्या होगा, हमारे पास जो रिवेन्यू डेफिसिट आएगा, रिवेन्यू एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे और रिवेन्यू रिसीप्ट कम है, तो कह रहा है कि रिवेन्यू डेफिसिट का मतलब रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और रिवेन्यू रिसीप्ट हमारे पास कम है, ठीक है। अब ये कह रहा है होता क्या है, कह रहा है इसका इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशन क्या होगा, अब इसे अगर हमें कम करना है, अगर इसे हमें क्या करना है, कम, तो देखो सिंपल सी बात है, हमारे पास जो डेफिशिएंसी है कम करने का तरीका दो ही है, या तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने एक्सपेंसेस को कम करना पड़ेगा, या तो हम क्या करेंगे, अपनी इनकम को इंक्रीज करेंगे। तो दो ही तरीके से हमारा देखो क्या है, जो हमारी उधारी होती है ना, उधारी उधारी एक ही तरफ से कम होती है, या तो हम अपने खर्चे को कम कर ले, या तो हम इनकम को बढ़ा ले। तो अगर किसी बंदे का उधार है, मान लो हमारे पास क्या है, किसी का लोन है, तो उसका लोन है, तो हम क्या करेंगे, या तो अपने खर्चे को, एक्सपेंसेस को क्या करें कम, या तो हम इनकम को क्या करें इंक्रीज। अगर इनकम इंक्रीज कर लेंगे तो लोन जल्दी पे हो जाएगा, और खर्चे कम कर लेंगे तो लोन क्या हो जाएगा, जल्दी पे। तो मेरा डेफिसिट को खत्म करने के तरीके कितने हैं, या तो इनकम को बढ़ाना पड़ेगा, या तो एक्सपेंसेस को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, ठीक है। आओ देखते हैं कुछ अच्छी अच्छी बातें और मिल जाए तो। अब देखो गवर्नमेंट कह रहा है कि करंट एक्सपेंसेस, डे टू डे एक्सपेंसेस आर ग्रेटर देन करंट इनकम, तो करंट इनकम से ज़्यादा होते हैं। अब कह रहा है कि इंडिकेट दैट गवर्नमेंट नॉट एबल टू मीट द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फ्रॉम द रेवेन्यू रिसीप्ट, तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, रेवेन्यू एक्सपेंसिस ज़्यादा, रेवेन्यू रिसीप्ट कम है। अब कह रहा है कि फुलफिल मिलाएगी रेवेन्यू डेफिसिट एंड गवर्नमेंट यूज द कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर गवर्नमेंट को देखो क्या करना है, अगर रेवेन्यू डेफिसिट को कम करना है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, कैपिटल रिसीव का यूज़ करेगी, क्या करेगी, कैपिटल रिसीव का यूज़ करेगी। कह रहा है कि गवर्नमेंट विल आइदर सेल एसेट, या तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेंगे, अपने एसेट को बेचना पड़ेगा, या तो गवर्नमेंट को क्या लेना पड़ेगा, उधार। तो अगर रेवेन्यू डेफिसिट को पूरा करना है, या तो गवर्नमेंट क्या करेगी, अपनी एसेट को क्या करेगी, सेल, या तो गवर्नमेंट क्या करेगी, लोन लेगी। हम अपना खर्चा, देखो सिंपल सी बात है, अगर हमें उधार चुकाना है तो हम क्या कर सकते हैं, या तो हम क्या करेंगे, पड़ोसन, जो हमारी पड़ोसन है उसके जेवर बेच देंगे भाई, चुरा के जेवर बेच देंगे, खत्म हो जाएगी कहानी। या तो हम क्या कर लेंगे भाई, अपने पड़ोसन से उधार ले लेंगे, दो ही तरीके से हम अपना कर्जा पूरा कर सकते हैं, इसके अलावा अपना कर्जा पूरा नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब दूसरा कह रहा है कि हायर बोरोइंग, जितनी ज़्यादा बोरोइंग हमारी होती है इंक्रीज, उसका मतलब है हमारे पास फ्यूचर पे बर्डन बढ़ता जा रहा है, हमें क्या करना पड़ेगा, लोन का अमाउंट और इंटरेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा देना पड़ेगा। अब कह रहा है इसके लिए पेमेंट करनी पड़ेगी, इसीलिए कह रहा है जितना ज़्यादा हमारा डिसइन्वेस्टमेंट होगा, उतना ही हमारा गवर्नमेंट का क्या होगा, रोल ऑफ गवर्नमेंट इन द इकोनॉमी, इकोनॉमी में क्या हो जाएगा, उसका रोल गैप कम हो जाएगा, रोल कम हो जाएगा। अब कह रहा है इसको काम करने के तरीके हैं, कह रहा है कि मेजर एंड रिडक्शन रिड्यूस रिवेन्यू डेफिसिट, तो रिवेन्यू डेफिसिट को खत्म करने के तरीके कितने हैं हमारे पास, दो ही है। कह रहा है हमें क्या करना है, अपने खर्चे को कम करना है और इनकम को क्या करना है, बढ़ाना है। अगर गवर्नमेंट क्या करे, अब देखो गवर्नमेंट क्या हाथ पे आ जाती है। अब गवर्नमेंट अगर अपने खर्चों को कम करने की बात आएगी तो गवर्नमेंट क्या करेगी भाई, टैक्स क्या करेगी, सब्सिडी घटा देगी, सब्सिडी कम कर देगी। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, अपनी
सब्सिडी को घटा देगी, और इनकम को अगर गवर्नमेंट को बढ़ाना है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, टैक्स को इंक्रीज करेगी। तो यहाँ टैक्स को गवर्नमेंट बढ़ाएगी, इनकम बढ़ जाएगी, सब्सिडी कम करेगी तो गवर्नमेंट क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर कम। तो ये कह रहा है कि गवर्नमेंट रिड्यूस द अनप्रोडक्टिव एंड वेस्टफुल एंड अननेसेसरी एक्सपेंसेस, क्या करेगी गवर्नमेंट, कम। अब कह रहा है गवर्नमेंट क्या करेगी, रिसीव फ्रॉम द वेरियस सोर्स एंड क्या करेगी, टैक्स एंड नॉन टैक्स रिवेन्यू। तो टैक्स रिवेन्यू और नॉन टैक्स रिवेन्यू, सिंपल से कहने का मतलब सब्सिडीज कम हो जाती है और टैक्सेस क्या हो जाती है गवर्नमेंट के ज़्यादा हो जाते हैं। अब दूसरा कह रहा है हमारे पास फिजिकल डेफिसिट, कौन सा डेफिसिट है हमारे पास, फिजिकल। तो ये फिजिकल डेफिसिट जो आता है हमारा, वो कब आता है, तो गवर्नमेंट का जो फिजिकल डेफिसिट आता है, टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रिवेन्यू, क्या उधार को छोड़कर, क्या छोड़कर, इसमें एक्सपेंस लोन्स को नहीं जोड़ते हैं, जितना भी हमारे पास क्या टोटल एक्सपेंडिचर और उसमें टोटल रिसीव, जो भी रिसीव हुई थी वो हमने जो पैसे उधार लिए ना किसी को, उसको एक्सक्लूडिंग करके चलते हैं। तो ये कह रहा है फिजिकल टोटल एक्सपेंडिचर आ रहा है और टोटल एक्सपेंडिचर में से क्या करेंगे, एक्सक्लूड कर देंगे हम बोरोइंग को, जितनी भी हमने उधार लिया होगा थर्ड पार्टी से, तो हमारा क्या आएगा, फिजिकल डेफिसिट। अभी कह रहा है कि इसको करने के लिए कह रहा है कि इम्प्रूव, तो कह रहा है इसमें रेड ट्रैप होता है, क्या होता है हमारे पास, रेड ट्रैप, इन्फ्लेशन हो जाती है, फॉरेन डिपेंडेंस ज़्यादा हो जाता है, और हैम्पर फ्यूचर ग्रोथ को हैम्पर कर देती है हमारे पास ये। तो कह रहा है देखो कितनी रेड ट्रैप कैसे, देखो क्या करना है हमें, हमारा जो लोन है हम क्या करते हैं, ठीक है, हमारे क्या, मान लो हमने लोन लिया है, हमने किसी इंसान से 1 लाख रुपए का लोन लिया। अब इसको चुकाने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, फिर से लोन लेना पड़ रहा है। अब इसको चुकाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, फिर से क्या ले रहे हैं, लोन ले रहे हैं। तो कह रहा है कि बंदा एक बार लोन के जाल में फंस जाता है तो उसे बार बार क्या करना पड़ता है, लोन लेना पड़ता है। कह रहा है फिजिकल डेफिसिट मीन्स लार्ज अमाउंट ऑफ बोरोइंग, दे क्रिएट द लार्ज बर्डन ऑन द इंटरेस्ट पेमेंट एंड रीपेमेंट ऑफ द लोन। तो दोनों का बर्डन बढ़ जाएगा, ट्रैप में फंस जाता है। सिंपल इन्फ्लेशन, कह रहा है कि जितना ज़्यादा हम आरबीआई से क्या करेंगे, फाइनेंस के लिए क्या करेंगे, फिजिकल डेफिसिट के लिए बोरोइंग करेंगे, कह रहा है आरबीआई प्रिंट द न्यू करेंसी। तो आरबीआई को क्या करनी पड़ेगी, नई करेंसी छापनी पड़ेगी, और नई करेंसी जैसी इंक्रीज द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, तो इसके अंदर महंगाई बढ़ जाएगी। जैसे ही नया नोट छपता है वैसे क्या बढ़ जाती है, मार्केट के अंदर महंगाई बढ़ जाती है। तो ये कह रहा है कि हमारे इससे इफेक्ट पड़ेगा। दूसरा कह रहा है फॉरेन डिपेंडेंस, तो अब देखो कह रहा है कि हमारा जो डिपेंडेंस है लोगों के लिए वो दूसरों पे बढ़ जाएगा। मान लो हम पैसे नहीं कमा रहे हैं तो हमारा डिपेंडेंस जो है ना घर वालों पे बढ़ जाएगा, घर वाले हमारे खर्चे करेंगे। सेम इसी तरीके से कह रहे हैं इकोनॉमी के अंदर क्या है, खर्चे ज्यादा है और इनकम कम है, तो हम क्या करते हैं, दूसरी कंट्रीज पे डिपेंड होना शुरू हो जाते हैं, जिसमें क्या है ना इंडिपेंडेंस ज्यादा कम हो जाता है हमारा। तो कह रहा है कि फॉरेन गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड कह रहा है कि मीट द फिजिकल डेफिशिएंसी, अरे इंक्रीज द करेंसी डिपेंडेंस ऑन अदर कंट्री, तो हम क्या दूसरी कंट्रीज पे डिपेंडेंट करना शुरू कर देते हैं। आई कह रहा है कि इंक्रीज द फाइनेंशियल बर्डन फॉर द फ्यूचर जनरेशन, तो फ्यूचर जनरेशन के लिए क्या करता है, ये बर्डन बढ़ा देता है। अगर मान लो आज हमने क्या करा है, हमने 10 करोड़ रुपए का, कितने करोड़ का, हमने 10 करोड़ रुपए का क्या ले लिया, लोन ले लिया। और अगर हमने यहाँ पर 10 करोड़ रुपए का लोन ले लिया, तो बताओ इसको कौन भरेगा, एक देश की इकोनॉमी, गवर्नमेंट तो चेंज हो जाती है, तो इस देश की पब्लिक क्या करती है, देश का सारा क्या करती है, वो उधार बढ़ती है जितना भी है। तो ये क्या है, हमारे पास बर्डन बढ़ जाएगा। अब ये कह रहा है प्राइमरी डेफिसिट, तो प्राइमरी जो डेफिसिट आती है वो आता है फिजिकल डेफिसिट और इंटरेस्ट पेमेंट। अगर फिजिकल डेफिसिट के अंदर इंटरेस्ट को पे कर देते हैं तो हमारे पास आता है प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है, अभी देखो कह रहा है कि प्राइमरी डेफिसिट में वो क्या बात बोल रहा है, कह रहा है कि प्राइमरी डेफिसिट इंडिकेट द परसेंट फिजिकल इम्बैलेंस, तो परसेंटली जो इम्बैलेंस आता है उसको शो करने का काम होता है। एंड बोरोइंग रिक्वायरमेंट, तो बोरोज रिक्वायरमेंट होती है, रिक्वायरमेंट करनी है। आगे देखो कह रहा है कि अ जीरो प्राइम डेफिसिट इंडिकेट द गवर्नमेंट हैज टू, कह रहा है कि टू बोरोड ओनली फॉर द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रीवियस बोरोइंग। तो कह रहा है कि हम क्या करते हैं, अगर जीरो प्रीमियम डेफिसिट होता है, इंडिकेट ये डेफी करता है कि गवर्नमेंट ने क्या है ना, ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट ने क्या करा है, जो गवर्नमेंट है उसने ज़्यादा से ज़्यादा जो बोरोइंग करी है ओनली फॉर किसके लिए करी है, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट के लिए करी है, या तो पिछला वाला उधार देने के लिए क्या करी है, उसने बोरोइंग करी है, प्रॉमिस करा है, ठीक है ना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करा। हाई करा जो डिफिकल्ट जो डेफिसिट है वो शो करता है अमाउंट ऑफ बोरोइंग विच इज़ नीडेड टू बी स्पेंड इन इकोनॉमी, तो कितना हमें स्पेंड जो उधार पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट देने के लिए करना पड़ेगा, फॉर द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। आगे कह रहा है कि हमारा फिजिकल डेफिसिट है वो कह रहा है 2 पार्ट्स में होता है, शो हाउ मच बजट एक्सपेंडिचर विल बी इन्वेस्टेड इन इकोनॉमी, तो ये बता रहा है कि कितना। देखो मान लो हमारे पास क्या, हमारे पास ना इंटरेस्ट ऑन लोन था, इंटरेस्ट ऑन लोन, तो हमें हर साल क्या करना पड़ता है, हर महीने 10,000 रुपये इंटरेस्ट देना पड़ता है। और हमने जब मान लो हमने कितने कमाए, 30,000 रुपये कमाए, कितने कमाए, 30, तो इस 30,000 को तोड़ेगा दो भाग में कि 10,000 रुपये उसे कितना इंटरेस्ट देना है और कितना इनकम क्या करना है अपने पास रखनी है। तो ये कह रहा है कि कितना इन्वेस्टमेंट करना है इकोनॉमी के अंदर और कितना पेमेंट इन्वेस्टमेंट करना है इंटरेस्ट के लिए। तो इकोनॉमी के लिए हम 20,000 खर्च करेंगे और इंटरेस्ट के लिए 10,000 खर्च करेंगे। अब कह रहा है कि प्राइमरी डिपॉजिट इज द रोप, हम कह रहा है कि रोबोट
रूट कोज ऑफ फिजिकल डेफिसिट। तो कह रहा है जितना हमारा प्राइमरी डेफिसिट होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा हमारे पास फिजिकल डेफिसिट। तो कह रहा है कि हाई इंटरेस्ट पेमेंट ऑन पास्ट प्रीवियस पेमेंट बोरोड टू बी reduced थ्रू द रिपेमेंट ऑफ लोन एज अ इजिबल पॉसिबल। तो कह रहा है जितना ज़्यादा हमारे पास, अब देखो जितना ज़्यादा मेरा लोन, अगर मेरा यहाँ पर लोन कम हो जाए तो लोन कम होगा तो मेरे पास प्राइमरी डेफिसिट जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लोन कम, प्राइमरी डेफिसिट कम हो जाएगा। अब आखिरी टॉपिक जो हमारा आ रहा है वो टैक्सेशन का है। क्या हमारे पास अब टैक्स की बात हो रही है कि टैक्स का क्या किया जाए। ठीक है, तो यहाँ बात हो रही है टैक्स की। तो टैक्स का मतलब हमारे पास क्या है, कह रहा है कि मीनिंग ऑफ टैक्स। तो टैक्स होता है क्या है, कह रहा है कि हमारे पास लीगल कंपलसरी होता है पेमेंट करना मेड इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल को, एक हाउस होल्ड को, एक प्रोड्यूसर जो भी गुड्स बना रहा है या कोई सामान बेच रहा है उसको क्या है गवर्नमेंट को देना कंपलसरी है विदाउट एक्सेप्टिंग एनी बेनिफिट ऑफ द रिटर्न। तो इसके बदले में गवर्नमेंट कुछ भी नहीं देती है बट हमें गवर्नमेंट को देना ही देना है। अब देखो कह रहा है कि हमारे पास ये होता है, एक होता है हमारे पास डायरेक्ट टैक्स, दूसरा होता है हमारे पास इनडायरेक्ट टैक्स। और ये हमारे लिए क्या है भाई, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसके बीच में डिफरेंस आ जाता है 4 नंबर का। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। अब देखो कह रहा है कि हमारे पास कि जो हमारा डायरेक्ट टैक्स होता है, कह रहा है ये जो वैसा टैक्स होता है जो पेड बाय द, कह रहा है कि एक आदमी के द्वारा डायरेक्ट किसको दिया जा रहा है, सरकार को दिया जा रहा है, उसी के ऊपर इम्पोज किया जा रहा है। बट कह रहा है कि जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है, देख इम्पोज तो किस पे, एक बंदे पे किया जा रहा है और जमा किसके द्वारा किया जाता है अलग। देखो हम शॉपकीपर सामान खरीद के ले जाते हैं तो हम उसे टैक्स के पैसे दे के जाते हैं, तो हमें क्या लगाया उस पर और उसने क्या करा गवर्नमेंट को जमा करा आगे, तो ये हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है, गुड्स एंड सर्विस पे लगता है। कह रहा है कि इसका जो बर्डन है टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड और लाइबिलिटी टू बी पे स्टे ऑफ द सेम पर्सन। तो कह रहा है इसको हम शिफ्ट नहीं कर सकते, अगर मेरी इनकम है तो मुझे ही टैक्स देना पड़ेगा, उसको शिफ्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन हमारे पास जो सर्विस टैक्स होता है, गुड्स टैक्स होता है, उसको हम शिफ्ट करते हैं कि तो इससे मतलब क्या है, देता कोई और है और गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट को कोई और देता है। तो कह रहा है कि एक आदमी का जो टैक्स का बर्डन होता है वो शिफ्ट हो जाता है दूसरे आदमी पर। तो हमारा जो बर्डन है, जिसने सामान खरीदा बर्डन उसका है, उसने क्या कर दिया शॉपकीपर पे शिफ्ट कर दिया बर्डन। ठीक है, आगे कह रहा है कि इट इज प्रोग्रेसिव नेचर। तो ये जो इनकम टैक्स होता है प्रोग्रेसिव नेचर, जितना ज्यादा इंटरेस्ट का रेट होगा उतनी ज्यादा हमारी क्या होगी, इनकम होगी। जितनी ज्यादा इनकम उतना ही हमें टैक्स देना पड़ेगा। बट इसके अंदर क्या है, प्रोपोर्शनेट इन नेचर। प्रोपोर्शनेट इन नेचर का मतलब अगर हम चाहे कितनी भी क्वांटिटी खरीदे वो क्या या तो इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा। अगर हम ज्यादा क्वांटिटी खरीदेंगे तो हमारे पास सेम रेट रहेगा। जैसे सपोज करो मैं गुड्स खरीदने गया, ठीक है ना, अब मैंने क्या करी, एक बुक खरीदी, मैंने एक बुक खरीदी और बुक के ऊपर 18% क्या था हमारे पास टैक्स। तो 18% टैक्स, तो जितने चाहे मैं अगर 10 बुक खरीदूँ तब भी, 20 बुक खरीदूँ तब भी कितना रहेगा, वो 18% रहेगा, चेंज नहीं होगा। अब कह रहा है ये इनकम टैक्स होता है, वेल्थ टैक्स होता है, ये होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो गुड्स और सर्विस पे लगाने वाला टैक्स होता है। अब कह रहा है कुछ हमारे पास क्या है अदर टाइप ऑफ एक्सपेंसेस, कह रहा है प्रोग्रेसिव टैक्स। तो प्रोग्रेसिव टैक्स का मतलब क्या है, हमारे पास अगर हमारी इनकम, अगर इनकम बढ़ेगी हमारे पास तो टैक्स भी क्या है, हमारा जो टैक्स है वो बढ़ जाएगा। अगर इनकम कम हो जाएगी तो हमारे पास टैक्स क्या हो जाएगा, ये कम हो जाएगा। तो ये देखो कह रहा है कि क्रिएटिव रिलेटिव लाइक लेस बर्डन ऑन पुअर। पुअर पे क्या होता है, इसका बर्डन कम होता है और गरीबों अमीरों पे क्या होता है, इसका बर्डन ज्यादा। कह रहा है कि टैक्स रेट राइज एंड विच इज राइज इनकम, जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे ही क्या हो जाएगा, टैक्स का रेट बढ़ जाएगा। आगे कह रहा है कि क्या है, रिग्रेसिव टैक्स, बोलेगी रिग्रेसिव टैक्स है टैक्स विच कोज रिलेटिवली मोर बर्डन ऑन पुअर। तो इससे भी क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा गरीबों पर बर्डन होता है और साथ में कह रहा है रिचेस के ऊपर जो बर्डन है वो क्या होता है, कम। कह रहा है कि टैक्स रेट जो फॉल विद द राइज इन इनकम, जैसे जैसे इनकम बढ़ जाती है वैसे वैसे टैक्स क्या हो जाता है हमारा, कम हो जाता है। देखो ये अमीरों पे गरीबों पे ज्यादा लगता है और अमीरों पे क्या लगता है, कम। अब कह रहा है कि प्रोपोर्शनेट टैक्स, तो प्रोपोर्शनेट टैक्स जो है एक ऐसा टैक्स है जो कि अगर इसका रेट जो होता है टैक्सेशन का रिमेन कांस्टेंट, हमेशा क्या रहता है रेट कांस्टेंट, कभी भी कम नहीं होता। कह रहा है कि विद इंक्रीज ऑफ और डिक्रीज, तो इंक्रीज और डिक्रीज जितना भी होता है, इंक्रीज और डिक्रीज, तो देखो हमारी क्या इनकम बढ़ेगी, चाहे हमारे पास क्या कितनी इनकम बढ़े और कितनी हमारी इनकम कम हो जाए, ये हमेशा टैक्स जो है वो क्या रहेगा, रिमेन कांस्टेंट रहेगा। अब लमसम टैक्स क्या होता है, कह रहा है दिस टैक्स दैट डू नॉट डिपेंड ऑन इनकम। तो ये इनकम के ऊपर क्या डिपेंड नहीं करता, हम क्या करते हैं महीने में कुछ भी दिखाते हैं, कुछ भी टैक्स जो होता है वो पे ऑफ कर देते हैं। तो हमारा क्या हो गया, ये हमारा जो बजट का चैप्टर था, बजट हमने चैप्टर, ये हमारा बजट का चैप्टर क्या हो गया पूरा। ठीक है, अब हमारे रह गए इसमें डिफरेंसेस। तो डिफरेंसेस क्या करेंगे, हम एक छोटी सी वीडियो बनाएंगे उसमें डिफरेंस पढ़ लेंगे। ठीक है ना, छोटी सी अगला पार्ट इसका जो आएगा उसमें आ जाएगा। अब देखो ठीक है, इसमें 4 नंबर क्या डिफरेंसेस के ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसके अंदर। एक तो हमारी कैपिटल रिसीप्ट, ठीक है, और हमारी दूसरी क्या है रिवेन्यू रिसीप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, और दूसरा हमारे पास क्या है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये हमारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। और इसी के साथ में हमारे पास क्या है, जैसे हमारे पास था, एक था हमारे पास डायरेक्ट टैक्स, दूसरा था हमारे पास इनडायरेक्ट टैक्स। तो इन दोनों में अंतर क्या है ना भाई, सब 4 नंबर में होता ही होता है क्वेश्चन फ्रेम। तो ये हमारे पास क्या है, ठीक है, अब क्या ले हमारे पास,
थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।